हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अंतर्गत गति। देखिए अभी हमने केवल एक टाइप देखा है 1D में, वो है स्ट्रेट लाइन में मोशन, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन या क्षैतिज गति हमने अभी देखी है। अब हम ऊर्ध्वाधर गति पर जाने वाले हैं, और जब आप ऊर्ध्वाधर गति करोगे तो तीन प्रकार की गतियां हो सकती हैं। या तो आप ऊर्ध्वाधर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊपर जाओ, या ऊर्ध्वाधर आप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत नीचे आओ, या आप फोर्सली किसी और त्वरण से ऊपर जाओ और नीचे आओ। अब आप सोच रहे होंगे किसी और त्वरण से ऊपर या नीचे कैसे आना जाना है। तो रॉकेट जो होता है, रॉकेट क्या गुरुत्वीय त्वरण से ऊपर नीचे जाता है? नहीं, रॉकेट जो है वो अपने खुद के त्वरण से ऊपर जाता है। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति तभी होती है जब आप एक वस्तु को फेंक दें और उसके बाद वो फ्री हो जाए। किसी भी वस्तु को आपने ऊपर फेंका, फ्रीली चल रही है, हवा में ऊपर जा रही है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत की गति कहलाएगी। और यदि किसी वस्तु को आप छोड़ दें, ड्रॉप करें या नीचे फेंकें, तो ये भी जैसे ही आपने छोड़ा या फेंका वैसे वो फ्रीली हवा में मूव करती है। तो इस प्रकार की गतियां जो है वो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल a बराबर g लेके सॉल्व करना पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई इंजन या रॉकेट के द्वारा फोर्सली ऊपर या नीचे जा रहा है तो फिर आपको उसमें स्मॉल g कंसीडर ना करते हुए उस वस्तु के इंजन से उत्पन्न त्वरण ही कंसीडर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप जो मैं बताने जा रहा हूं गतियों को, हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि क्या होती हैं गतियां। पहले आपको पहचानना पड़ता है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस क्राइटेरिया में आ गया है। ओके, तो अगला टाइप जो है हमारा, अगला जो टाइप है गुरुत्वीय त्वरण से वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, यह है हेडिंग। क्लियर? गुरुत्वीय त्वरण से वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, है ना। बस आपको पहचानना है वस्तु को ऊपर फेंक दिया गया है, तो इसके लिए जरूरी है कि वस्तु को u वेग से ऊपर की ओर धरातल से फेंका जाता। देखो भाई, तो वस्तु को हम u वेग से ऊपर फेंकेंगे तभी तो वो कुछ ना कुछ हाइट अटेंड करेगी, स्पीड अटेंड करेगी। तो ये सबसे पहली चीज है कि हमें ऊपर गति कराने के लिए वस्तु को u वेग से फेंकना ही पड़ेगा। अब फेंका जाता है तो वस्तु त्वरण a बराबर -g, मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर गति करेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? माइनस क्यों लिया भाई? अरे जब आपने ऊपर फेंका है तो वस्तु का वेग क्या होगा? घटेगा। और त्वरण कहाँ लगेगा? त्वरण जो लगेगा इसकी दिशा क्या होगी? नीचे की ओर। तो अब आपने, ये है वस्तु, इसको ऊपर की ओर u वेग से फेंका। तो जब आपने इसको ऊपर की ओर u वेग से फेंका तो इस पर जो त्वरण लगेगा वो त्वरण तो नीचे की ओर लगेगा, a बराबर -g। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा क्या है? विपरीत। तो वस्तु की गति की दिशा आपने ऊपर ली है तो त्वरण उसके विपरीत दिशा में नीचे की ओर लगेगा, पृथ्वी उसको खींचना चाहेगी। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण आता है ये पृथ्वी के गुरुत्व के कारण आता है। पृथ्वी अपनी ओर वस्तु को खींचेगी, नीचे की ओर खींचेगी, इसलिए इसकी दिशा जो है माइनस हमने साइन से प्रदर्शित की है। माइनस साइन क्या बता रहा है? विपरीत दिशा। किसकी विपरीत दिशा? गति की। गति की दिशा कहाँ है? ऊपर। और त्वरण कहाँ लग रहा है? नीचे।
तो गति के विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है, इसलिए माइनस यूज करना जरूरी है जब हम वस्तु को कहां फेंकें, ऊपर। अब ये वस्तु ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, हमेशा तो नहीं जाएगी, एक स्थिति में आके वस्तु क्या होगी, रुकेगी ही। तो ये फाइनल है कि वस्तु यहां जाके स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब है आप अंतिम वेग हर हालत में शून्य ले सकते हैं। ये आपको इस चीज में हमेशा सोचना ही है कि शिखर पर, ये है स्टॉप, कहां पर, शिखर। शिखर मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे एट टॉप। तो टॉप पर यह घटना होनी ही है, वस्तु को रुकना ही है, इसलिए आपके पास एक जानकारी है कि v हम क्या ले सकते हैं इस घटना में, क्या ले सकते हैं हम, 0। अब इस दौरान कितनी ऊंचाई आई, h, और इस दौरान कितना समय लगा, t। ये सब हम जानकारी निकाल सकते हैं। कैसे, वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई? इसके लिए आपको इक्वेशन यूज करना है। कौन से इक्वेशंस यूज करना है? आपके पास 3 समीकरण हैं, उनमें से कौन सा समीकरण यूज करोगे? ऊंचाई मतलब दूरी, और हमारे पास है वेग, तो हम थर्ड इक्वेशन पर जाएंगे। ओके, मैं यहां लिख देता हूं, गति के 3 समीकरण यूज करें। पहले मैं यहां बता देता हूं वो 3 समीकरण कौन से होंगे। पहला होगा v बराबर u, ऑलरेडी रख रहा हूं मैं, माइनस gt। दूसरा होगा h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और तीसरा यूज करेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। आप चाहो तो चौथा भी यूज कर सकते हो, hn, nth सेकंड में चली गई दूरी, बराबर u माइनस g बाई 2 2n माइनस 1। क्लियर? ये ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं, क्योंकि a बराबर हम क्या लिख रहे हैं, माइनस g। और क्यों लिख रहे हैं ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हमें ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन करना है, तो आप खुद बताएं इनमें से किस कहां जाओगे, क्योंकि समय की हमारे पास जानकारी है नहीं, और ऊंचाई हमको निकालना है। क्यों ना थर्ड इक्वेशन पे चले जाएं। तो इक्वेशन 3 आप यूज करोगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। अब v का क्या है, 0, u स्क्वायर माइनस, माइनस ऑलरेडी रख दिया मैंने, बार बार थोड़ी ना फिर से माइनस को रख देना। तो h मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा u स्क्वायर बाय 2g। ये इस केस में अधिकतम ऊंचाई होती है, फिक्स है, यही ऊंचाई होगी u स्क्वायर बाय 2g। फिर आपसे कहें कि ऊपर टॉप तक पहुंचने में लगा समय बताओ, टाइम। अब क्या करें भाई, ऊपर तक पहुंचना है, u दिया है, v दिया है, और टाइम निकालना है। आप किस समीकरण पर जाओगे, इक्वेशन 1 पर जाएंगे। क्या लिखोगे, v बराबर u माइनस gt, 0 बराबर u माइनस gt, तो t बराबर हो जाएगा u बाई। क्लियर? इतने टाइम में आप टॉप तक चले जाओ, है ना। तो ये 2 जानकारी आपको इसमें तुरंत निकाल सकते हो, ऊंचाई और टॉप। एक और जानकारी, t समय पश्चात वेग तथा ऊंचाई, ऐसा कुछ। वो कह नहीं, हमने फेंक दिया, अब 2 सेकंड बाद बताओ अब कहां है वस्तु, कितना वेग है, कोई दिक्कत नहीं। और हमें टी दिया है और हमें वेग चाहिए, तो हम किस समीकरण पर जाएं जिससे वेग आ जाए, और वो आएगा v बराबर u माइनस gt से। इस समीकरण का उपयोग करें, पहले वाले इक्वेशन पहला जो है, इससे आपको v निकल जाएगा, है ना, v निकल जाएगा। ओके, और इक्वेशन सेकंड h बराबर ut, है ना, u जीरो नहीं लेना, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से, यहां से आपको v मिलेगा और यहां से आपको h मिलेगा। ठीक है ना। इस तरीके से अगर t समय दिया और फिर कहे कि बताओ कितनी ऊंचाई कितना वेग, तो आपको ये जाना। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको दिमाग में फिट हो गए होंगे
कि कैसे हमें वस्तु जब ऊपर वृत्तीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है तो उसको डील करना है। ओके, अब आप इसको नोट कर लें, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ठीक, क्यों ना एक क्वेश्चन करके इस पूरे टाइप का अच्छे से एनालिसिस कर लिया जाए। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं कि एक रॉकेट को ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से फायर या प्रक्षेपित किया जाता है। ओके, 1 मिनट बाद इसका ईंधन समाप्त हो जाता है। 1 मिनट पश्चात इसका ईंधन समाप्त हो जाता है। तो ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, रॉकेट द्वारा तय की गई प्रारंभिक ऊंचाई ईंधन के साथ। रॉकेट द्वारा तय की गई प्रारंभिक ऊंचाई ईंधन के साथ, फिर ईंधन समाप्त होने के पश्चात तय की गई ऊंचाई। फिर मेन क्वेश्चन है, रॉकेट द्वारा तय की गई कुल ऊंचाई। ठीक है ना, मेन क्वेश्चन यही है। ये निकालने के लिए दोनों ऊंचाइयां निकालना ही पड़ेगी। फिर फोर्थ आपसे पूछ सकते हैं कि रॉकेट कुल कितने समय में शिखर तक जाएगा। और एक और क्वेश्चन है, ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट का वेग क्या होगा। ओके, ये सभी जो क्वेश्चंस है ये हमें करना है। मैं एक बार और पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा। एक रॉकेट को ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से फायर या प्रक्षेपित किया गया। 1 मिनट बाद इसका ईंधन समाप्त हो गया। तो ज्ञात करें, रॉकेट द्वारा तय की गई प्रारंभिक ऊंचाई मतलब ईंधन के साथ, ईंधन समाप्त होने के पश्चात रॉकेट द्वारा तय की गई ऊंचाई और रॉकेट द्वारा तय की गई कुल ऊंचाई। इसके अलावा रॉकेट कुल कितने समय में शिखर तक जाएगा और ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट का वेग क्या होगा। ये पूरी घटना को आपको एनालिसिस करना है। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको, जिससे आपको यूज समझ में आए कि हम जो समीकरण पढ़े हैं उनका किस तरीके से हमें यूज करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें आप। एक क्यों ना रॉकेट बना लिया जाए। अब ये जो रॉकेट है ये ऊपर की ओर गया तो प्लेटफॉर्म पर तो स्थिर होगा, आपको पता है यहां से कैसे निकलेंगे। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या ले सकते हैं हम, 0। इतना तो हमें पता है कि रॉकेट को फेंका नहीं गया है, फेंका नहीं जाता है, रॉकेट को फेंका नहीं जाता। आपने दीपावली में रॉकेट चलाए होंगे, रॉकेट में की बत्ती में आप आग लगाते तो रॉकेट का प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है। फिर वो ऊपर की ओर उठा, कितने त्वरण से ऊपर की ओर उठा, त्वरण है, स्पीड बढ़ रही है, +10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो प्रारंभिक वेग आपको लेना है
प्रारंभिक वेग लेना है 0 और त्वरण लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये रॉकेट ऊपर गया तो आपको पता है यहाँ फ्यूल भरा रहता है, ईंधन, ये ईंधन के चेम्बर्स होते हैं, और ईंधन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तो केवल रॉकेट का इतना सा भाग बचेगा, हाँ या नहीं। और ये जो ईंधन समाप्त हुआ, इस जगह पर क्या हुआ है, ईंधन समाप्त हो गया और गैसें निकलना बंद हो गई, और ये घटना हुई t बराबर 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। ये सब कितने समय बाद हुआ, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट बाद ईंधन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि ईंधन समाप्त हो गया तो रॉकेट तो वही रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ होता है, बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअल में जब इसका ईंधन समाप्त होता है तो इसकी स्पीड 0 से बढ़ती जाती है, और डेफिनेटली यहां जाके एक वेग आ जाता है, ईंधन समाप्त हो गया है और यहाँ एक वेग आ जाता है, इसको हम v1 मानते हैं। ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट का एक निश्चित वेग होता है ऊपर की ओर, और ये माना कि क्या है, v1। ईंधन समाप्त होने पर जो वेग है वो कितना है। अब रॉकेट रुकेगा नहीं, अब बगैर ईंधन के अब गुरुत्वीय त्वरण में चलेगा। जैसे ईंधन समाप्त हो गया उस समय आपने प्रारंभिक वेग ये निकालना है, ये अब इस घटना का प्रारंभिक वेग होगा कब, गुरुत्व में गति। देखिए ये वाला भाग जो है ये a त्वरण से गति है, और अब जो गति होगी ये ऊपर गया और यहां तक गया, और ये रॉकेट पूरा, ये गुरुत्व में गति, ये दूसरा वाला भाग गुरुत्व में गति करेगा, और इसमें a बराबर -g लेना है, और अंत में टॉप पर जाकर इसका अंतिम वेग v2 क्या है, 0 ले लेगा। ओके, तो इस केस में टॉप पर 0, और ये हो गया इसका प्रारंभिक वेग। अच्छा, जो भी समय में लगा माना कि वो t, इधर का समय तो दे रखा है इन्होंने, कितना है 60 सेकंड, यहाँ का समय आपको t निकाल लेना है। अगर ये आप चाहो तो t, और ये t डैश मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऊंचाई के बारे में देखें तो ये जो ऊंचाई है, ईंधन समाप्त होने के पहले की ऊंचाई आप h1 मान, और ईंधन समाप्त होने के बाद की गुरुत्व में ऊंचाई h2। ओके, और ये क्या है, रॉकेट। क्या आप पूरे डायग्राम से रॉकेट के प्रक्षेपण को समझ गए कि एक्चुअल में रॉकेट कैसे जाएगा। पहले रॉकेट फ्यूल के साथ ऊपर जाएगा तेजी से, फ्यूल खत्म हुआ तो इसका मतलब रॉकेट नीचे नहीं आ जाएगा, रॉकेट अभी भी ऊपर जाएगा, जाता रहेगा, कब तक, जब तक कि उसका पूरा वेग समाप्त न हो जाए। पहली पार्ट की गति, ये पार्ट 1 है, पहले पार्ट की गति त्वरण a से तय होगी, और पार्ट 2 की गति त्वरण g से तय होगी। ओके, ये दो भाग में गतियां हो रही है, दोनों को हम एनालिसिस करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 1 में हमारे पास u है, हमारे पास v नहीं है, हम v निकाल, t है, लेकिन t है, a है और u है। क्या h निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऊंचाई के लिए आप कौन सा समीकरण लगाएंगे, ऊंचाई के लिए लिखेंगे h1 बराबर ut प्लस हाफ at²। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर जा रहा है फिर भी मैंने माइनस क्यों नहीं रखा। मैं माइनस क्यों रखूंगा, क्योंकि ये गुरुत्व के अंतर्गत गति है ही नहीं, ये तो त्वरित गति है, त्वरण है। इस केस में a जो है वो त्वरण है, रॉकेट त्वरण के साथ जा रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है। गुरुत्व के अंतर्गत जो g है उसका कोई फर्क नहीं, गुरुत्व या पृथ्वी के अंतर्गत जो बल लग रहा है उसका वजह से गति नहीं है ये, इसलिए आपको एक त्वरण लेना है, क्योंकि ये तो ईंधन के चलने से आ रहा है। तो ओके, इसलिए हमने यहाँ प्लस लेना है, और h1 बराबर u चूंकि 0 है तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया। हाफ a को लिखोगे 10 और समय को लिखोगे 60 का स्क्वायर, तो h1 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 3600, तो h1 बराबर होगा 0 0 0 एंड ये मीटर, ठीक है। और किलोमीटर में चाहें तो आप लिख सकते हैं 1.8 किलोमीटर। ये पहला h1 आ गया, पार्ट 1 क्लियर हो गया, पार्ट 1 में h1 क्लियर हो गया। अब h1 क्लियर हो गया तो पार्ट 1 में ही अब जब ईंधन समाप्त होता है तो वेग कितना है, v1। अब हम ये निकालने जाएंगे, ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट का वेग, ये v1, ये निकालेंगे। कैसे निकाले भाई, सोचे जरा।
कैसे निकाल सकते हैं आप खुद सोचें। u दिया है, t दिया है, a दिया है, v निकालना है, क्यों ना इक्वेशन 1 पे ही चले जाएं। v बराबर क्या लिखेंगे हम, v बराबर u प्लस ए टी। ओके, तो v की जगह v1 लिख दें, u 0 है और a कितना है 10 इंटू टी है 60, तो v1 आ गया 600 मीटर पर सेकेंड, वेग भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास वेग है और इसके बाद ईंधन समाप्त हो गया है और अब रॉकेट गुरुत्व में गति करेगा, तो हम आ जाएंगे पार्ट 2 पर। गुरुत्व में गति, अब इस केस में a को माइनस जी लेना पड़ेगा, a को क्या लेना पड़ेगा, माइनस जी। और इस केस में प्रारंभिक वेग जो होगा वो v1 होगा 600 मीटर पर सेकंड। क्या क्या निकालना है भाई, अब हमें पता है कि v जो है अंतिम वेग, गुरुत्व में गति तो प्रारंभिक वेग है 600, अंतिम वेग है कितना, 0। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं इस जानकारी से h। कौन सा इक्वेशन यूज करें, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कहता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh लगा। ओके, तो v कितना है 0, u कितना है, u है हमारे पास ये है 600 का स्क्वायर माइनस 2g को रखते हैं आप 10 भी रख सकते हैं और h की जगह h2, तो H2 बराबर होगा 600 इंटू 600 अपॉन 20, 0 30, तो H2 फाइनली आ गया 6 3 18, 18,000 मीटर, या H2 भी आ गया 1.82 मीटर। ओके, एक मिनट कैलकुलेट कर लूं मैं, यहां भी शायद 18 किलोमीटर था, सॉरी वहां भी सुधार लेना। 18,000 मीटर मतलब 18 किलोमीटर, यहाँ भी 18,000 मीटर मतलब 18 किलोमीटर, तो दोनों में 18 किलोमीटर आया, इधर के साथ भी 18 और इधर के खत्म होने के बाद भी 18, तो कुल ऊंचाई क्या होगी, कुल ऊंचाई होगी h1 प्लस सॉरी h1 प्लस h2 मतलब 18 प्लस 18 मतलब 36 किलोमीटर, तो ऊंचाई आ गई। ओके, अब हमें बस एक ही चीज निकालना है, वो है कुल कितने समय में जाएगा शिखर तक। इस पार्ट में हमें टी डैश निकालना है, टी डैश निकालने के लिए आप समीकरण 1 का उपयोग करें और टी डैश आ जाएगा, और जगह है वैसे थोड़ी सी, तो क्यों ना मैं इस जगह का यूज करके टी डैश भी निकाल दूं। ये तो क्या है एच नेट, एच नेट मतलब कुल ऊंचाई। ओके, अब हम समय निकालना चाहते हैं, तो समय निकालने के लिए टी डैश ज्ञात करना चाहते हैं, तो टी डैश ज्ञात करने के लिए मैं इतनी सी जगह का यूज कर रहा हूं, आप यूज करें v बराबर u माइनस जी टी डैश, तो टी डैश बराबर हो जाएगा v तो 0 है u बाई जी, और u है 600, g को आप 10 ही रख लें, फिर से टी डैश जो आया वो 60 सेकंड आया। ओके, कुल समय कितना होगा, कुल समय यात्रा का जो लगेगा वो होगा, देखो पहले 60, ईंधन के साथ 60, ईंधन के बाद भी 60 सेकंड, तो टोटल 120 सेकंड कुल यात्रा में लगा समय होगा टी नेट। ओके, अब आप देख सकते हैं कि सारे आंसर इसमें आ चुके हैं। रॉकेट द्वारा तय की गई प्रारंभिक ऊंचाई, ये हमारा आंसर कौन सा है, 1 है। फिर ईंधन समाप्त होने के बाद रॉकेट द्वारा तय की गई ऊंचाई, ईंधन समाप्त होने के बाद रॉकेट द्वारा तय की गई ऊंचाई, ये आंसर 2 है। फिर पूछा है रॉकेट द्वारा तय की गई कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई 36 किलोमीटर, आंसर 3 है। फिर कहा है रॉकेट द्वारा कुल कितने समय में शिखर जाएगा, तो ये हमारा आंसर 4 है, 120 सेकंड। रॉकेट ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट का वेग क्या होगा, तो ये जो वेग होगा ये हमारा आंसर है इस केस में 4, सॉरी 4 कौन सा 5, ये आंसर हो गया अपना। तो ये पूरा टाइप आपको समझ में आया और इक्वेशंस का यूज भी अच्छे से समझ में आ गया। ओके,
फिर से एक क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न में वेग समय ग्राफ बनाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया कि रॉकेट वाली जो घटना थी उसमें वेग समय ग्राफ बनाए। तो आपको सारी चीजें याद होंगी कि कैसे हम वेग समय ग्राफ बना सकते। ये टी है, ये वी है, ये वेग है और ये समय। तो वेग समय ग्राफ बनाने के लिए आपको बेसिक जानकारी है कि जो त्वरण होता है, त्वरण ए जो होता है, ये ढाल या स्लोप से पता चलता है। इसमें किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसके अलावा विस्थापन जो है, विस्थापन या यहां कहें ऊंचाई जो है वो क्षेत्रफल से पता चलता है। ओके, ये दो जानकारी आपको मैच कराना है पूरी घटना। शुरुआत में रॉकेट का प्रारंभिक वेग क्या था? 0। फिर ये ऊपर गया कितने त्वरण से? ए बराबर ये त्वरण। तो इसका मतलब जो थीटा है, इस से आप जो ए नापोगे, ए बराबर होगा tan थीटा। और ये tan थीटा जो है, θ1 ले लो, tan θ1 हर हालत में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। त्वरण है, आपको पता है, इसलिए ये स्लोप पॉजिटिव। ये त्वरण यहां से निकलेगा, वेग समय ग्राफ का त्वरण इसका स्लोप बताएगा, जो कि मेजर हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड है। अब आप जानते हैं कि ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई के लिए आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल, ये ओ ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या बताएगा? बताओ जरा। ये बताएगा H1, जो कि कितनी आई थी? 18 किलोमीटर। ठीक है ना, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये 18 किलोमीटर बता देगा आपको। अच्छा, ये बता सकते हो, ये जो वेग बताएगा, ये टॉप पर ये मैक्सिमम या V1 है, अधिकतम वेग जो आया ये मैक्सिमम वेग है V1, या ईंधन समाप्त होने पर वेग। यहाँ जो रॉकेट चल रहा है ना, ये ईंधन, ये जो घटना है ये पूरा ईंधन के साथ, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 वाली घटना है, ये वाला पूरा पार्ट 1 बताया। और जब ईंधन समाप्त हुआ था तो वेग कितना आया था? याद करो आप, 600 मीटर पर सेकंड। तो हमने ये भी बता दिया। अब हम पार्ट 2 में जाएंगे। पार्ट 2 जो है वो ईंधन क्या हुआ है? समाप्त। ओके, आपको पता है ईंधन समाप्त हो जाएगा तो त्वरण ए बराबर बदल जाएगा -g के होगा। -g मतलब नेगेटिव स्लोप, और ये गया उतना ही, जितना स्लोप यहाँ है उतना ही। ये θ2 है। अब आप जानते हैं ए बराबर जो भी है g बराबर -tan θ2 होगा, तो जो कि ये भी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के होगा। तो ईंधन समाप्त होने के बाद त्वरण आ जाएगा -g, इसलिए हमने नेगेटिव स्लोप ली। ओके, अब आपने देखा है कि हाइट जो h1 आई है वही हाइट h2 यहाँ आई है। यहाँ पर जो हाइट थी वो h1 थी, और यहाँ हाइट कितनी होगी? h2। वो कैसे मिलेगा? वो होगा, हम इसको ले लेते हैं C पॉइंट। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा? h2 के बराबर कितना होगा? 18 किलोमीटर। आप कैलकुलेट करके देख लें। ओके, कुल समय, ये वाला जो समय है ये है 60 सेकंड का, और ये वाला समय भी कितना है? 60 सेकंड का है ही, हम निकाल चुके हैं पूरा। तो नीचे का जो कुल समय है वो 60 सेकंड का है। और कुल ऊंचाई कहे तो कुल ऊंचाई क्या होगी? कुल ऊंचाई होगी h1 प्लस h2, ईंधन के साथ 18, ईंधन के बाद 18, तो ये हो गई 36 किलोमीटर। कुल समय, तो कुल समय भी हम निकाल चुके हैं, देखें कितना था? 60 प्लस 60 मतलब 120 सेकंड। ओके, सारी जानकारी आ गई है, और हमने वेग समय ग्राफ बना दिया उसी रॉकेट की घटना का। क्या आपको ये ग्राफ बनाना अच्छे से समझ में आ गया है? बताएं जरा। अगला टाइप जो देखने जा रहे हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है। अब ऊपर से नीचे आने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, उसको ड्रॉप करो, वस्तु को छोड़ दो। जैसी वस्तु को आप छोड़ोगे तो प्रारंभिक वेग 0 लेना पड़ता है, या आप वस्तु को नीचे की ओर u वेग से फेंको। ठीक है ना, अगर आपने u वेग से फेंका तो उस समय प्रारंभिक वेग u लेना पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन में ये बात को ध्यान से देखना है कि आप वस्तु को छोड़ा गया है या नीचे की ओर फेंका गया है। तो यही हमारा अगला टाइप है।
वस्तु को h ऊंचाई के टावर या बिल्डिंग से नीचे छोड़ा मतलब ड्रॉप किया जाता है। ज्ञात करें नंबर 1 कितने समय में धरातल से टकराएगा। नंबर 2 कितने वेग से धरातल से टकराएगा। ओके, ये दो मेन चीजें हैं जो हम आराम से निकाल सकते हैं। डायग्राम बनाते हैं। ये कोई वस्तु है और ये एक टावर है। कितनी ऊंचाई है h, तो ये आपको दिया है। अब वस्तु जो है इसको ड्रॉप किया तो आपको इनडायरेक्टली एक चीज दी है, वो है 0, u0। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। वस्तु को ड्रॉप किया भाई। अब वस्तु क्या होगी, ये वस्तु जो है ये नीचे की ओर गिरेगी और धरातल से टकराएगी। ओके, जब ये नीचे की ओर जाएगी तो इस समय जो त्वरण आएगा वो होगा +g। क्यों? क्योंकि इसके गति की दिशा नीचे है और त्वरण भी नीचे है। अब जब दोनों की दिशाएं समान है इसलिए हमने +g लेना है। ठीक है, क्लियर। अब नीचे जाने पर इसका वेग निकालना है, नीचे पहुंचने पर इसका समय निकालना है। ये सारी चीजें निकालना है। समीकरण कौन कौन से बनेंगे? पहला v बराबर u प्लस gt, दूसरा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, और चौथा nth सेकंड में चली गई दूरी होगी u प्लस लगेगा g/2 2n-1। ओके, ये चारों समीकरण आपको उपयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं। जैसे यहां पर हमको सॉल्व करना है तो आंसर बना आप कैसे निकालोगे? कितने समय में धरातल से टकराएगा, u दिया है, h दिया है और t निकालना है। आप आंसर 2 के लिए आप इक्वेशन 2 पर जाए, क्योंकि समय की आपको क्या दिया गया, u दिया है, h दिया है और आपको समय निकालना है। तो यही समीकरण काम आएगा, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब u 0 है तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया, तो t बराबर 2h/g। ये इसका आंसर होगा। आप डायरेक्ट फ्यूचर में यूज कर सकते हैं कि नीचे वस्तु को पहुंचने में समय लगेगा √2h/g, √2h/g। ठीक है, t बराबर 2h/g का रूट। आंसर 1 हो गया। अब आंसर 2 निकालना है आपको, कितने वेग से टकराएगा। तो आप इक्वेशन 3 का प्रयोग करें, क्योंकि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh का यूज करेंगे। u तो 0 है ही, तो h बराबर हो जाएगा v बराबर हमको निकालना है, तो v बराबर हो जाएगा √2gh। ये जो है ये अंतिम वेग है जब वो धरातल से टकराएगा, इस वेग से धरातल से टकराएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह की जो चीजें होती है इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे वस्तु को नीचे आने में समय और वेग का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रारंभिक वेग दिया हो तो फिर आपको इन्हीं समीकरण में u को रखना है, u को 0 नहीं देना। क्लियर, ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया। रश्मि ने कहा है यस, वीरेंद्र ने भी कह दिया यस। तो वस्तु को नीचे लाना भी हम सीख गए हैं। इस पर फिर न्यूमेरिकल दूंगा और वो न्यूमेरिकल जो होगा वो पुराने न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड कर देते हैं। अरे भाई, रॉकेट ऊपर गया तो वापस भी तो आएगा। ऐसा तो नहीं कि अंतरिक्ष में लटक के रह जाएगा या आसमान में लटक के रह जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। रॉकेट का ईंधन समाप्त हो गया, रॉकेट ऊपर गया और अब वो गुरुत्व के प्रभाव में नीचे आने वाला है। तो वही न्यूमेरिकल को मैं चेंज कर रहा हूं। यदि रॉकेट उच्चतम
शिखर पर पहुंचकर, ये हटा दे, इसको तो हटाना पड़ेगा, यदि रॉकेट उच्चतम शिखर पर पहुंचकर वापस धरातल की ओर लौटता है तब ज्ञात करें। अच्छा, ये रॉकेट उच्चतम शिखर से पहुंचकर वापस लौटता है तो ज्ञात करें, किसमें ज्ञात करें? उपरोक्त पूर्व वाले प्रश्न में, है ना, ये ध्यान रखना है। उपरोक्त पूर्व वाले प्रश्न में क्या ज्ञात करना है कि यह कितने समय में धरातल से टकराएगा और कितने समय में, कितने वेग से धरातल से टकराएगा, कितने समय में धरातल से टकराएगा और कितने वेग से धरातल से टकराएगा। तो उसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, वापस कनेक्ट कर देते हैं। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। रॉकेट ऑलरेडी अब क्या है, वापस आ रहा है, ईंधन तो खत्म हो ही चुका है, ये है रॉकेट। अब आपको क्या क्या जानकारी ऑलरेडी आपने निकाल ली थी। देखिए, अगर ये क्वेश्चन करना है कि उसको रॉकेट को वापस भी लाना है तो आपको पहले तो वो पूर्व वाला क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऊंचाई है, ये कुल ऊंचाई जो है वहीं से आई थी। कितनी है बताओगे जरा? 36 किलोमीटर। कुल ऊंचाई कितनी है? 36 किलोमीटर। ओके, अब रॉकेट जब आ रहा है तो ऊपर से नीचे क्यों आएगा, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 लेना है, क्योंकि ये वापस लौट रहा है। ये पूरी जर्नी a बराबर प्लस जी, मतलब प्लस 9.8 हम 10 ले लेते हैं न्यूमेरिकल के लिए, से तय की जाए, है ना, और रॉकेट नीचे आएगा। हमें निकालना है इसका समय और धरातल से टकराने का। क्या आप पूरी घटना को समझ गए? रॉकेट नीचे आ रहा है, लेकिन अब रॉकेट आते समय केवल एक ही त्वरण से आएगा, वो है 9. जाते समय अलग अलग त्वरण थे, लेकिन आते समय तो एक ही है, क्योंकि अब रॉकेट गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रहा है। कौन सा इक्वेशन यूज करें जिससे हमें टी आ जाए? तो टी बराबर √2h/g, अब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। h को लिखना है 36 × 10⁻³ अपॉन g को लिखें 10, तो एक पावर चली जाएगी तो कितना बचेगा जरा देखें, 72 × 10⁻²। अब 72 × 10⁻² का रूट, तो अगर ये 64 होता तो आप लिखते 8, अगर ये 81 होता तो आप लिखते 9, और अगर ये 72 है तो 64 और 81 के बीच में ही है, तो मैं लगभग लिख दूं 7.5 या 7.5 लगभग चल जाएगा, और 10⁻² बाहर आएगा तो इंटू 10, मतलब ये अब लगेगा 75। ये वापस लौटने का समय है। क्या आपको याद है ऊपर जाने में कितना समय लगा था? ऊपर जाने में लगा था टोटल 120 सेकेंड, 120 सेकेंड लगे थे ऊपर जाने में, लेकिन नीचे आने में केवल 75 सेकेंड ही समय लगेगा। तो ये हमारा आंसर 1 आ गया। अब धरातल पर वेग, धरातल पर वेग निकालने के लिए आप v बराबर u + g/t इससे निकाल सकते हैं, है ना, इसी से निकाल लेते हैं। अब t तो निकाल ही लिया आपने, तो v बराबर u + gt, तो g को लिखेंगे 10 और u तो 0 है और t आया है 75, तो v बराबर होगा 750 मीटर पर सेकंड। कहीं से भी निकालो आंसर वही है ना। अगर आप v बराबर √2gs से निकालोगे तो भी आंसर है। ओके, तो ये आंसर हमारा 2 आ गया। धरातल से टकराने का वेग है 750 मीटर पर सेकंड, इतने स्पीड से ये जाके फिर धरातल से टकराए। ओके, लिख ले आप इस न्यूमेरिकल को भी। बता दिया था कि अगर 64 होता तो हम 8 लिखते, और 81 होता तो हम 9 लिखते, और 72 है तो बीच में कहीं लिखते। कैलकुलेटर तो है नहीं अपने पास, तो हम समय को लिखेंगे यहाँ बिल्कुल सही 8.5 और यहाँ 10,
तो ये t बराबर होगा 85 सेकेंड। ये हमारा आंसर 1 है। ओके, अब धरातल पर वेग चाहिए, तो v बराबर हम u प्लस gt से निकाल लें, तो v बराबर g है 10 और t है 85, तो v बराबर होगा 850 मीटर पर। ये रॉकेट जो है धरातल पर 850 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकरा है। बिल्कुल क्लियर है अच्छे से।